हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट 2023 के पीवाईक्यू में। ये 8 सेमेस्टर का एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो कि 8 सेमेस्टर में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें कह रहा है कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, किसके थ्रू? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 1872 ईस्वी में इम्प्लीमेंट किया गया। उसका सब क्या क्या जो रिक्वायरमेंट था वो है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें, द वर्ड ऑफर एंड प्रपोजल आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। जैसे कि जानते हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियां होंगी, एक पार्टी क्या करेगी, वो ऑफर प्रोवाइड करेगी, दूसरी पार्टी क्या होगी, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। अगर उसे पसंद है तो वो एक्सेप्ट करेगी, अगर नहीं पसंद होगा तो वो उसे रिजेक्ट करेगी। इसीलिए इसे हम लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के नाम से जानते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। जो भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहा है किसी भी दो पार्टी या फिर तीन पार्टी के बीच में, तीन पार्टी बेसिकली क्या होगा कि उसमें भी दो पार्टी क्लब करेगी तो क्या होगा कि मेनली दो पार्टी ही आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, हमारा सारा लीगल एडवाइस और लीगल रूप में होना चाहिए, ताकि बाद में चल के कोई भी डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि जितना भी इंटेंशन होना चाहिए और क्रिएट होना चाहिए दोनों पार्टी के थ्रू ये होना चाहिए कि लीगली जाए। ये नहीं कि ये ए पार्टी ए बोल दिया कि हाँ इस बात को पे भरोसा रखिए, हम ये ऐसे ऐसे कंप्लीट करके इतने दिनों में आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी पार्टी भी उस बात में आके कह देती कि हाँ आप ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर दीजिएगा, लेकिन बाद में वो क्या होता है कि पार्टी ए रिफ्यूज कर जाती है। रिफ्यूज करने के बाद क्या होता है कि पार्टी बी उसे डिमांड करती है और पार्टी ए कहती है कि ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो बाद में पार्टी बी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए जो भी करना हो वो लीगल रिलेशनशिप में करना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, जितना भी पैमाना होना चाहिए, जितना भी उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को बिहाफ में होना चाहिए। यानी जितना भी रेफरेंस लिया जाना चाहिए वो होना चाहिए 1872 में। वो अगर 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो उसमें से हम लोग सेक्शन 2 का डी यूज करते हैं, जिस कारण से वो डिफाइन करता है कि कंसिडरेशन एज व्हेन एट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ऑफ एन अदर पर्सन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय डूइंग समथिंग। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो लीगल एक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2D को फॉलो करके करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसमें से दो एज मतलब कि जनरली कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है, वो होता है एक 18 ईयर और एक होता है 21 ईयर। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फिल या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर देने या फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम एज रिक्वायर होना चाहिए, वो होना चाहिए 18 ईयर। लेकिन जब अगर 21 ईयर है तो आप बिहाफ मतलब किसी को भी आप खुद से आप फैसला ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपका एज 18 ईयर है तो आपको किसी न किसी अनदर पर्सन को, जैसे या तो वो कोर्ट हो या फिर वो आपके गार्जियन हो, किसी एक पर्सन के बिहाफ में आपको गार्जियन के रूप में शो करना पड़ेगा, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट या तो ऑफर दे सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका एज 21 ईयर हो जाता है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट के लिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो अंडर लॉ के अंडर में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी, जैसे किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट फिल कर रहे हैं कि इस चीज़ को
मुझे बेचना है, इसी चीज़ को मुझे सेल करना है, पार्टी ये सेल कर रही है। अब पता चले कि वो चीज़ चोरी का है, तो बाद में क्या होगा कि पार्टी बी जो एक्सेप्ट कर रही है या ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रही है, उसे बाद में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी काम करना चाहिए वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के बिहाफ में करना चाहिए, और पार्टी बी जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है उसे सारे पैमाने को चेक करना चाहिए कि क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर ए सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन एग्रीमेंट enforceable by law. It is a legally binding agreement between two or more parties where each party promises to do something or refrain from doing something return a valuable benefit known as consideration. बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक लीगल बाइंडिंग होता है किसके किसके बीच, दो और दो से ज़्यादा पार्टी के बीच, ताकि कोई भी वो प्रपोजल हो वो या तो प्रपोजल या ऑफ़र दे या फिर प्रपोजल या ऑफ़र को वो एक्सेप्ट करे। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल वर्ड तब यूज होता है कि जब परस्पर दो पार्टी यूज कर रहे हैं, जैसे कि पार्टी ए और पार्टी ए ऑफर कर रही है और पार्टी बी क्या कर रही है, उसे एक्सेप्ट कर रही है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में हम लोग ये समझेंगे कि उस लॉ के अंडर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राजी होना चाहिए किसे, पार्टी ए को भी राजी होना चाहिए और पार्टी बी को भी राजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टी ए तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में राजी हो गई लेकिन पार्टी बी राजी ही नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों को रहना चाहिए। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए कि कैपेसिटी कितने की कैपेसिटी है। जैसे कि क्या होता है कि कैपेसिटी में हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटी ऑफ पार्टी में वो है कि 18 ईयर्स। जैसे कैपेसिटी को इस इन द सेंस ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पार्टी ए ऑफर की इतने का, कि मान लिया जाए कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि 30,000 का पार्टी ए कर रही है, लेकिन पार्टी बी जो है वो क्या कर रही है, नहीं 25,000 ही होना चाहिए इसका प्राइस। तो उसके बीच में एक मेडिएशन निकल के आएगा, वही होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। वो जो फिर बना वो उसका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी हो गया। और लीगल एज, तो इसी में लीगल एज भी आता है, तो लीगल एज का पैमाना तो समझ ही चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जितने भी उसके एक्ट हैं, जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है लॉ में आते हैं, जो सारा कुछ बॉन्ड पेपर के थ्रू और गवर्नमेंट और क्या कहते हैं कोर्ट के बॉन्ड से मैच होके और कोर्ट के बॉन्ड से हिस्ट्री के रूप में रख के हम लोग करना चाहिए। और लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका जो लीगलिटी एक वेरिफिकेशन होना चाहिए कि ये लीगल है या इलीगल है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, मतलब कि हमेशा हवाबाजी पे नहीं और फिर बुनियादी बेबुनियादी, जैसे कि बात पे ही भरोसा करना। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता कि बात पे भरोसा करना। सारा कुछ आप लीगल एडवाइस लेके, लीगल नोटिस दे के और बॉन्ड पेपर पे साइन करवा के ही आप कॉन्ट्रैक्ट लें या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द मॉनिटरिंग प्रोसेस इन द व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इसमें देखते हैं कि क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस इन व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है उसको मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या होगा वो देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस एंड स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर दैट द ऑब्लिगेशन विद इन देम बीइंग फुलफिल एज इंटेंडेड। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग क्या है कि जैसे उसमें क्या होता है, ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करना, ताकि जो ऑब्लिगेशन यानी दायित्व जो जो वादे किए गए थे कि इतने समय में ये होना चाहिए, इतने समय में ये होना चाहिए, उसको फुलफिल कर सके। इसका पर्पस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग इंश्योर दैट ऑल पार्टीज एडहेयर टू बी एग्रीड अपॉन टर्म एंड कंडीशन। इसका पर्पस यही होता है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो जितने भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो सारे टर्म एंड कंडीशन को क्या करें, इंश्योर करें। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आर टिपिकली इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर होना चाहिए कि जो कि क्या करे कि
कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करे और क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ओवरव्यू यानी ऊपर से एक नज़र रखे कि कॉन्ट्रैक्ट किस रूप में जा रहा है, आगे प्रोग्रेस हो रहा है। और लीगल टीम होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड कर सके क्या, लीगल डिपार्टमेंट, और इंश्योर कंप्लेंस कर सके। जैसे कोई भी अगर जैसे फ्रॉड, इन केस फ्रॉड होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड होता है, तो एक लीगल टीम होना चाहिए जो इस पे नज़र रखे कि क्या फ्रॉड हो रहा है, किस लीगल एक्शन के तहत ये आएगा क्या नहीं। फाइनेंस टीम होना चाहिए जो कि क्या करेगा कि एक फॉरकास्ट जनरेट करेगा, यानी फॉरकास्ट इन द सेंस दूरदर्शिता, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कितना क्या लगेगा उसको जनरेट करने के लिए एक फाइनेंस टीम होना चाहिए कि कितने अमाउंट की रिक्वायर होगी, कितना अमाउंट स्टॉक में रखना है, कितना अमाउंट रिजर्व में रखना है, कितना अमाउंट पार्टी बी को देना है, कितना अमाउंट लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में है। तो उसके लिए भी हम लोग को एक टीम रखना चाहिए। और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो रेगुलर रिव्यू होना चाहिए कि टाइम टू टाइम इंटरवल पे एक फिक्स टाइम इंटरवल को हम लोग को डिसाइड करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रोग्रेस है। और डाटा असेसमेंट करना चाहिए। डाटा असेसमेंट जितने भी इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बिहाफ्स पे डाटा को असेस्ट करना चाहिए, यानी और पास्ट डाटा को भी असेस्ट करना चाहिए कि पास्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट इसने उठाए हैं या फिर पास्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट इसने ऑफर किए हैं, ये डाटा को भी एनालाइज करना चाहिए। और बीच बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसे सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट एक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सप्लेन ब्रीफली। इसमें क्या है कि व्हाट एक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है और उसे एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली करना है। तो टिपिकली परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हैविंग 5 क्रिटिकल कंपोनेंट्स, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो होते हैं वो 5 कंपोनेंट होते हैं। अगर पहला कंपोनेंट की बात करें तो परफॉर्मेंस वर्क स्टेटमेंट PWS और स्टेटमेंट ऑफ वर्क SOW। वर्क रिक्वायरमेंट आर डिटेल्स अबाउट गुड्स और सर्विसेज द सप्लायर विल डिलीवर। They typically written before bidders submit a proposal. The work requirement can be written as a statement of work or as technical specification. The supplier must meet all work requirement to fuller deliver goods or services. इस PWS और SOW में ये होता है कि जो भी वर्क हो, जो भी बिडिंग हो, जो भी स्टेटमेंट जनरेट हो, वो स्टेटमेंट के जो भी वर्क हो, जो भी प्रोग्रेस हो, जो भी टेक्निकल हो चीज़ हो, उसे हम लोग स्टेटमेंट के रूप में नोट करेंगे और मेंशन करेंगे। उस पे सारे का जो भी पार्टीज़ हैं उसके नज़र में सारे का सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि क्या हो कि इन केस फ्यूचर में कोई कुछ बोल ना सके। इसीलिए यह कहा जाता है परफॉर्मेंस वर्क स्टेटमेंट, यानी कब डिलीवर हुआ, कब सप्लाई होगा, सारा पहले एक रॉ डाटा तैयार करेंगे, फिर जब इम्प्लीमेंट हो रहा होगा वो उसका स्टेटमेंट तैयार करेंगे, फिर सबका साइन लेंगे कि हाँ भाई इतने समय पे आपको मिला वो प्रोडक्ट या नहीं, ये होता है। अगर नेक्स्ट की बात करें क्वालिटी एश्योरेंस सर्विलेंस प्लान QASP, द QASP प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स और हाउ द बाइंग company will survey, observe, test, sample, evaluate and document contractor performance result to determine the supplier meet the required standard for each objective SOW और technical specification। जो बाइंग कंपनी है वो क्या करती है, वो सर्वे कराती है और ऑब्जर्व कराती है, टेस्ट लेके कराती है और रैंडम सैंपल कलेक्ट करके इवेल्युएट करती है कि जो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो सप्लायर के द्वारा प्रोवाइड किया गया वो सही है या नहीं, उसका जो प्रोडक्ट है वो सही सारे टेस्ट और ऑब्जर्वेशन में फॉलो करते हैं कि नहीं। इसी को हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस सर्विलेंस प्लान कहते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिसेस, तो परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिसेस में यही हो गया कि जो भी, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में ही देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि परफॉर्मेंस का जो रीजनेबल और अचीवेबल परफॉर्मेंस हम लोग टारगेट करेंगे कि इतने समय में हम लोग इतना टारगेट फिनिश कर सकते हैं, और उसका परफॉर्मेंस का डाटा तैयार करेंगे कि इतने समय में ये टारगेट फिनिश हो गया और इतने समय में ये टारगेट और आगे फिनिश करना और इतना हमें टारगेट बचा है। कॉन्ट्रैक्चुअल इनिशिएटिव और डिस इनिशिएटिव, जैसे इसमें देखते हैं कि अगर कोई अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या कि इनिशिएट कर देते हैं, और ख़राब परफॉर्मेंस करता है तो डिस इनिशिएट कर देते हैं। तो राइट प्राइसिंग मॉडल, प्राइसिंग का जो होना चाहिए वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाना चाहिए, और मॉडल का जो मैकेनिज्म होना चाहिए कि लमसम और डायरेक्ट कॉस्ट पास थ्रू होना चाहिए।
ताकि आगे चल के परफॉर्मेंस में हमें कोई परेशानी और हिंडर क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में क्या होगा? तो ये 4 पैरामीटर हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर हो गया मीटिंग ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रीचेज, मैक्सिमाइजिंग वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम एन एग्रीमेंट, इंश्योरिंग एडहेरेंस टू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फॉर इफिशिएंट प्रोसेस। अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और कॉस्ट उसमें डिटेल्ड होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रांजैक्शन क्या है वो मेंटेन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंसेस क्या है वो मेंटेन होना चाहिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का बजट कितना है वो मेंटेन होना चाहिए, रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बजट यानी जितना बजट बचा हुआ है उसका मेंटेन होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ यूज कॉन्ट्रैक्ट बजट यानी कितना परसेंट यूज हो चुका है उतना उसका होना चाहिए, और परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बजट वो कितना बजट और बचा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये भी डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए। पंक्चुअलिटी यानी क्या होता है कि अनुशासनता, यानी पंक्चुअलिटी यानी आप इस समय ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैसे कंटिन्यूअस काम को किया जा सके, कंटिन्यूअस काम को करने के लिए, और टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना चाहिए। रिलायबल यानी भरोसेमंद है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही है वो भरोसेमंद है या नहीं, कंसिस्टेंट क्वालिटी चेक होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़ी कंपनियां और बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कि वो जनरली क्या करते हैं कि पुअर क्वालिटी को यूज कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग को इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्वालिटी चेक हमेशा कराते रहना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्सप्लेन इन डिटेल ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द Indian Contract Act 1872 refers a situation where one or more parties to a legally binding agreement fails to fulfill their contractual agreement. This fail this failure can take various forms such as non-performance, partial performance, or defective performance of the term agreed upon. ब्रीच ब्रीच क्या होता है? ब्रीच यह होता है कि किसी भी चीज़ का टूटना या भंग होना उसे हम लोग ब्रीच कहते हैं। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एक लीगल बाइंडिंग है, आखिर बाइंडिंग है। बाइंडिंग अगर कोई भी चीज़ जैसे प्रॉमिस किया गया, पार्टी ए के द्वारा प्रॉमिस किया गया और पार्टी बी के द्वारा क्या किया गया, उसे एक्सेप्ट किया गया, अगर दोनों के द्वारा बीच में वो फुलफिल नहीं किया जाता है पैरामीटर, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग। इसके कुछ टाइप्स हैं: एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन ए पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू। इसमें क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ टाइम में क्या होता है कि जैसे जिस समय जब प्रपोजल रखा जा रहा था उस समय ऑब्लिगेशन था यानी दायित्व था दोनों के बीच में कि ऐसा ऐसा इतने टाइम में ये होगा, और जो पार्टी बी है वो भी वो एक्सेप्ट करती थी कि हाँ हाँ इतने टाइम में आप इसे प्रोवाइड कीजिएगा। अगर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी समय हो सकता है। Anticipatory breach of contract in India. An anticipatory breach of contract is also known as constructive breach. Occurs when a party indicates their intention not perform their obligation. एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इसको सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टिव ब्रीच भी कहते हैं कि जब कोई पार्टी ये इंटेंशन दिखाने लगे, ये मनोभाव दिखाने लगे कि वो अब परफॉर्म करना नहीं चाहती है और वो इस ऑब्लिगेशन यानी दायित्व या फिर जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट मतलब कि आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, तो इसे हम लोग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर नेक्स्ट ब्रीच की बात करें तो वो है मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन ए पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन सो सिग्निफिकेंट दैट इज डिफेक्ट इंटायर पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई जैसे है कि मटेरियल को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, यानी मटेरियल के क्वालिटी पे आपको शक है या फिर मटेरियल के जो क्वांटिटी पे शक है, तो उस समय जो पार्टी के द्वारा जो फेलवर होगा, ऑब्लिगेशन का जो विखंडन यानी टूटना होगा, उसे हम लोग मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और रेपुडिएटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए रेपुडिएटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट्स अलाउ द aggrieved party to either accept the breach and terminate the contract or affirm the contract continue with this performance। ये सबसे मेन जो ब्रीचिंग होता है वो ये होता है। इसमें ये होता है क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली वो पैसे वाले होते हैं और ज़्यादा
शक्ति से ज़्यादा बलवान होते हैं, इस कारण से हम लोग वो पहुँच ज़्यादा होता है। इसमें ये होता है कि वो दबाव बनाते, या तो आप ब्रीच को एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो कॉन्ट्रैक्ट अभी ही टर्मिनेट कर दीजिए, या तो चुपचाप आप इसके परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कीजिए। इसीलिए इसे रेपुडिएटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या विवाद आ सकते हैं और कब कब विवाद आ सकते हैं, इसी के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट अराइजेज व्हेन पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्री about the term, condition or performance of the contract. This can happen for various reasons such as differing interpretation of contract language, failure to fulfill contractual obligation or issue concerning the validity of contract itself. जैसा कि जानते हैं कि विवाद कब तक, किसी चीज़ में विवाद कब हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, परफॉर्मेंस लो हो, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो ना करे, जितने भी मनमुटाव बीच में हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस कारण से डिस्प्यूट हो सकते हैं। अब डिस्प्यूट तब भी हो सकते हैं जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए, तो भी वो डिस्प्यूट में आते हैं। इसी को सारे पॉइंट को आप इलाबोरेट कर दीजिएगा तो आपका एक अच्छा खासा आंसर तैयार हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मेथड्स फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो है मेथड क्या क्या होते हैं कि वो अगर डिस्प्यूट तो पैदा हो गया, यानी मनमुटाव या फिर जो विवाद है वो तो पैदा हो गया, अब क्या करते हैं कि विवाद पैदा होने के बाद उसका रिजोल्यूशन कुछ तो होगा। तो सबसे पहले होता है निगोशिएशन, मतलब निगोशिएट करते हैं, किसी भी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। एक जैसे क्या होता है कि जैसे कोई पार्टी ए क्या किया कि वो फुलफिल नहीं किया, तो एक बार वार्न करके उसे हम लोग जाने देते हैं, ताकि क्या हो कि आगे से वो ऐसा काम ना करे, और फिर कंटिन्यू उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो फिर लेकिन अगला होता है मीडिएशन। एक दोनों जैसे विवाद खड़ा हो गया तो क्या करते हैं, पार्टी ए भी है पार्टी बी भी है, दोनों अपने सेल्फ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे लिए हुए हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि बीच का रास्ता निकाल के हम लोग कोई रास्ता निकालते हैं और आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं। आर्बिट्रेशन में ये होता है कि पार्टी ए है पार्टी बी है, दोनों क्या करती है कि एक कॉमन पीपल को करती है जो कि जुड़ाव नहीं होता है, वो क्या करता है कि पार्टी ए की भी बात सुनती है और पार्टी बी की भी बात सुनती है, और बीच के एक्शन को और मीडिएशन का एक रास्ता बताती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट टूटे भी ना और दोनों आगे काम कर सके। लेकिन इसमें जो मीडिएटर होगा उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होगा। अगर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी एडीआर की बात करें, इसमें भी आर्बिट्रेशन की तरह ही होगा। जैसे पार्टी ए है और पार्टी बी दोनों एक कॉमन पीपल को चुनती है, जिसमें ये होता है कि ना तो पार्टी ए से उस कॉमन पीपल का कोई रिलेशन रहता है और ना पार्टी बी से कॉमन पीपल का रिलेशन रहता है। लेकिन इसमें अंतर यही रहता है कि अगर वो जो फैसला सुनाती है उसका लीगल एक्शन लिया जा सकता है उस फैसले पर। और एडीआर में हम लोग लोक अदालत भी जाते हैं कि अगर फास्ट रिजोल्यूशन चाहिए तो लोक अदालत में गए, वहाँ पे क्या होता है जो जजेज बैठते हैं वो रिटायर्ड जजेज होते हैं और करंट परसुइंग जजेज भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि लीगली एक्शन लेके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली ये चारों डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी नहीं टूटता है, वो आगे कंटिन्यू ही रहता है, बस एक मीडिएशन या कंपनसेशन जो भी मतलब दिया जा सके वो रहता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द कंडीशन इन विच कॉन्ट्रैक्ट इज सस्पेंडेड, वैसा कौन सा कंडीशन है जब कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसा बहुत सा कंडीशन है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इसको कि क्या क्या कंडीशन है, आप इजीली समझ सकते हैं। डिले इन पेमेंट और नॉन पेमेंट टू एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं देना या डिले करना, डिले इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी वर्क परमिट्स अप्रूवल बाय द एम्प्लॉयर, नेसेसरी वर्क को ऑब्टेन करने में डिले करना, डिले इन ऑब्टेनिंग द फाइनेंस और सिक्योर लैंड बाय एम्प्लॉयर, इम्पॉसिबल और इलीगल टू कंटिन्यू वर्क, जैसे कोविड-19 और वर्क रेस्ट्रिक्शन और हॉलीडे जैसे आ गया, यानी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गया, जैसे कोई महामारी या फिर आपदा वैसा आ गया, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो सस्पेंड हो सकता है। वर्क डिसरप्टेड फॉर एन एक्सटेंसिव पीरियड ड्यू टू फोर्स कोविड-19 सिविल स्ट्राइफ, बोली तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण भी ये कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया जा सकता है।
और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट। वैसे कौन कौन से 5 टर्म एंड कंडीशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। सबसे पहला तो होता है कि पार्टी इन्वॉल्वड। सबसे पहली बात कि पार्टी का तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनेगा तो उसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना तो बहुत जरूरी है। अगर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनेगा, उसका फुल इंक्लूडिंग फुल लीगल नेम, उसका क्या नेम है, डिटेल क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, और एक आइडेंटिटी प्रूफ भी रखा जाना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क और सर्विसेज इन दिस क्लाउज डिटेल स्पेसिफिक टास्क और डिलीवरी सर्विसेज डेट वन बोथ पार्टीज एग्री टू प्रोवाइड। मतलब इसमें क्या होता है कि किस किस सेक्टर में हम लोग वर्क करेंगे, कहाँ पे वर्क करेंगे, क्या टास्क है, वो सारा स्पेसिफिकेशन हो जाना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइमलाइन होगा, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा, ये सारा स्कोप ऑफ वर्क में हम लोग कंसिडर कर लेंगे। पेमेंट टर्म में क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या आउटलाइन होगा, फाइनेंशियल सिस्टम का क्या आउटलाइन होगा, पेमेंट का क्या क्या शेड्यूल होगा, पेमेंट का क्या मेथड होगा, पेनल्टीज कितना लगेगा, लेट पेमेंट करने पे कितना पेनल्टी लगेगा, ये सब हम लोग पेमेंट टर्म में इंक्लूड करते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें तो टर्मिनेशन क्लाउजेज, इसमें टर्मिनेशन क्लाउजेज भी दे देंगे कि किस सेंस में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा टर्मिनेट कर जाएगा इस सिचुएशन में। पहले ही स्टार्टिंग में ही हम लोग स्पेसिफाइज दोनों पार्टी मिलके कर लेते हैं। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर किस किस सिचुएशन में क्या होगा तो कैसे हम लोग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को डिस्प्यूट करेंगे, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन शायद रह गए हैं, उसका मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं तो गारंटीड है कि आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य अन्य को डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन इजीली मिल सके और आप इजीली इससे बेनिफिटेड हो सकें। थैंक यू एवरीवन।